हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं तरुणा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर तो आप पढ़ते हैं, साथ ही साथ अब आप पढ़ सकते हैं राय स्मार्ट के ऐप पर भी। तो राय स्मार्ट का ऐप अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपके लिए कंप्लीट एसएससी सॉल्यूशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले एग्जाम में। तो आप सभी पूरे पीसफुल होके अच्छे से पूरी क्लास पढ़ेंगे, समझेंगे। और जो भी क्लास में डाउट होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने डाउट को क्लियर करें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किन द्वीपों को कोरल द्वीप कहा जाता है। विच आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर कॉल्ड कोरल आइलैंड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोरल होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, कोरल क्या होता है। तो कोरल होता है एक समुद्री जीव। कोरल क्या होता है, एक समुद्री जीव होता है कोरल। और ये क्या करता है, चूने का भोजन करता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समुद्री जीव जो कोरल है इसका भोजन क्या है। तो ये चूने का भोजन करता है। और आप जानते हैं ये चूना है वो दो चीज़ों को चिपकाने का काम करता है। चूने की वजह से दो चीज़ें आपस में चिपकती हैं और ये समुद्र के अंदर रहता है। तो होता क्या है, बहुत सारे कोरल ग्रुप में रहते हैं और मरने के बाद ही एक दूसरे के ऊपर चिपकते रहते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे चिपकते रहेंगे मरने के बाद, तो चूने की चट्टान का ही निर्माण करेंगे। तो जब चूने की चट्टान ओशन के अंदर बनेगी तो वही तो आइलैंड्स है, वही तो द्वीप है। तो आप याद रखें, ये द्वीपों का भी निर्माण करते हैं समुद्री जीव। और बात करें भारतीय कौन से कोरल द्वीप है, तो वो है आपका लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह की अगर बात करें, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है बच्चों, अरब सागर में। ये आपके अरब सागर इस तरफ है भारत के, यहाँ पर लक्षद्वीप समूह, जिसमें लगभग 36 द्वीपों का समूह है। वो सभी के सभी एक प्रवाल जीव, जिसको हम कोरल मूंगा कहा जाता है, उसके द्वारा बने हुए हैं। याद रखना, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपके लिए। तो देखिए, रंग बिरंगे कलरफुल कोरल या प्रवाल या मूंगा समुद्री जीव हैं, और जब ये मरने के बाद आपस में चिपकते हैं तो इस तरह की आकृति बनाते हैं। और ये आपको पता ही, जब भी कोई चट्टान समुद्रों के बीच में बने वही आपके द्वीप होती है। तो क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट जरूर करते रहिए। जो भी नए बच्चे हैं क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए बच्चे हैं साथ ही साथ वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको हर रोज क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां हिमालय के किस भाग में या किस राज्य में स्थित है। इन विच डिवीजन ऑफ द हिमालयाज आर द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और कश्मीर घाटी भारत के या हिमालय के किस भाग में है। तो क्या आप जानते हैं, ये सभी के सभी हिमाचल हिमालय में है। और हिमाचल हिमालय को आप लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल एक प्रदेश का नाम भी है, हमारे एक राज्य का नाम भी है। और हिमाचल हिमालय किसको कहा जाता है, लघु हिमालय या उसको मध्य हिमालय को। ठीक है, और आप जानते हैं जो हमारा हिमालय पर्वत है वो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय, इस तरह से बटा हुआ है, उसके अलग अलग भाग हैं। तो चलिए आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीन ओर से समुद्र से घिरा भूभाग इनमें से क्या कहलाएगा। ए लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। तो जब कोई भी स्थलखंड, जैसा कि आपका भारत है, कोई भी स्थलखंड जिसके तीन तरफ क्या होगा, जल होगा, तो उसके लिए आप क्या शब्द यूज करोगे। वो तट होगा, वो द्वीप होगा, प्रायद्वीप होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, तट की बात करें तो जब ये जो हिस्सा है जहां पर स्थलखंड और जल आपस में मिलते हैं तो वो है आपका तट। ये है बच्चों तट, ठीक है, ये तट है। द्वीप की बात करें तो कोई भी स्थलखंड जब चारों तरफ से समुद्र से घिर जाए तो उसको बोलते हैं द्वीप। ठीक है, अब प्रायद्वीप की बात करें तो जब कोई भी स्थलखंड तीन तरफ से समुद्र से घिरे तो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिनसुला। ठीक है,
आप इमेज में भी देख सकते हैं, रटना नहीं है, समझना है और देखकर चीज़ों को याद करना है। तो एक भूमि है, एक जमीन का टुकड़ा है, लेकिन इस जमीन के टुकड़े के पास आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं इस तरफ भी जल है, इस तरफ भी जल है और इस तरफ भी जल है। तो ये हिस्सा हमने प्रायद्वीप बोल दिया, पेनिनसुला इसको बोल दिया। अगर इस हिस्से के चारों तरफ जल हो तो ये द्वीप हो जाएगा, आइलैंड हो जाएगा। तो क्लियर हुआ आपका? छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे मीनिंग से भी क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछते हैं। तो ज्योग्राफिकल जो शब्दावली है, ज्योग्राफिकल जो डिक्शनरी है, उसको भी आपको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो भी बच्चे हैं सभी क्लास में कमेंट जरूर करेंगे। जो बच्चे एक रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम रिकॉर्डेड क्लास के भी कमेंट्स देखते हैं, और जो भी आपको डाउट है उसका डाउट आप टेलीग्राम चैनल पर हमें लिखकर भेज दीजिए। आपको हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी अपने सक्सेस के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुधेरे घाटी को किस रूप में जाना जाता है? द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयास एंड शिवालिक आर नोन एज। तो आपका लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो यहाँ पर इस तरह की घाटियां हैं उसको क्या कहा जाता है? तो आप क्या जानते हैं? देहरादून। ठीक है, तो देहरादून और हरिद्वार ये आपके घाटियां ही हैं। ठीक है ना, तो दून शब्द यूज किया जाता है उन घाटियों के लिए। किन घाटियों के लिए? जो लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत के बीच में है। समझ रहे हो? तो दून शब्द का मतलब भी घाटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप भी आंसर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूं, साथ साथ अगर आपको पता है तो आप भी आंसर कीजिए, क्योंकि इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। और एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ने के साथ साथ, नॉलेज होने के साथ साथ बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहद जरूरी होता है। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। किसी पर्वत श्रृंखला में दूसरी ओर जाने वाली संकरी खाई को क्या कहा जाता है? ए नैरो गैप इन द माउंटेन रेंज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द अदर साइड। एक पर्वत है, एक बहुत बड़े पर्वत है, इस पर्वत से आपको इस तरफ जाना है। तो एक जो संकरी खाई का आप प्रयोग करोगे, या पर्वत के जो रास्ते हैं आप उसके लिए क्या यूज करोगे, या पर्वतों को काटकर बनाए हुए रास्ते को क्या यूज करोगे? किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप क्या जानते हैं? पर्वतों के जो रास्ते हैं, एक स्थान से दूसरी तरफ जाने के लिए जो हम रास्तों का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं पास, दर्रा, या फिर तिब्बत की भाषा में इसको कहा जाता है ला। तिब्बत की इसकी भाषा में क्या बोलते हैं? ला। और देख भी सकते हैं, जब भी आप पर्वतों पर घूमने जाएंगे तो आप दर्रों से होकर ही जाएंगे। दर्रे मीन्स रास्ता। मैदानों में जो है हम उसको सड़क मार्ग, रेल मार्ग, और उनके भी नाम रख देते हैं हम, NH91, NH21, NH24 इस तरह से रख देते हैं। और लोकल जो है उनका भी नाम रख देते हैं। तो ऐसे बच्चों इन जो ये रास्ते हैं पर्वतों के, ये एक तरह से वही दर्रे हैं, और इनके भी अलग अलग नाम रखे जाते हैं। बोमडिला, यांगयाप, दिफू दर्रा, बुर्जिल, सिपकिला, बारालाचला, ये सभी पर्वत के मार्गों के नाम हैं जिनसे आपको एग्जाम में दर्रे करके पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे? Which continents were part of the गोंडवाना लैंड? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा गोंडवाना लैंड क्या था और कौन से महाद्वीप इसके हिस्से थे। तो चलिए आइए समझते हैं। तो बच्चों देखिए, अब क्या है, जितनी भी हमारी पृथ्वी पर स्थल खंड है वो बड़े बड़े 7 टुकड़ों में बटा हुआ है ना, और जितना भी पृथ्वी पर महासागर जल है वो बड़े बड़े महासागरों में बटा हुआ है। लेकिन बदलाव तो पृथ्वी का नियम है बच्चों, पहले ऐसा नहीं था। जितनी भी हमारी पृथ्वी पर भूमि थी, जितनी भी जमीन थी, वो एक साथ बटी हुई थी, वो एक साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है ना। जितने भी आज आपको 7 महाद्वीप अलग अलग दिखाई देते हैं वो पहले सारे के सारे एक साथ थे। और जब सारे के सारे महाद्वीप एक साथ थे, ये इसको हम बोलते थे पेंजिया। एक विशाल महाद्वीप था जिसको पेंजिया कहा जाता था। ये बच्चों पेंजिया 2 भागों में बटा हुआ था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पेंजिया कितने भागों में बटा हुआ था? पेंजिया 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तर का भाग इसका अंगारा लैंड था, उत्तर का भाग अंगारा लैंड, और दक्षिण का भाग था गोंडवाना लैंड। ठीक है। और जितने भी आज 5 महासागर है, पहले एक सुपर ओशियन था, एक विशाल महासागर था जो पेंजिया के चारों तरफ फैला हुआ था।
और जो एक विशाल महासागर था इसका नाम था पेंथालसा। इसका नाम क्या था? पेंथालसा। पेंथालसा, इसका नाम था पेंथालसा। क्लियर? ठीक है, ये महासागर था और ये महाद्वीप था। ऐसी चीज़ें थी। और आप जानते हैं पहले तो पृथ्वी आग का एक गोला थी, बदलाव तो होता ही है, तो ये भी फिर जैसे एक साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग हुए पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से, और जो ये पेंथालसा है इसमें टाइडल फोर्स की वजह से। टाइड पहले भी आता था जल में, टाइड आज भी आता है जल में। जब समुद्र का जल ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा तो टाइड तो आएगा ही। ठीक है, उसकी वजह से इसमें विखंडन हुआ, इसका टूटना शुरू हुआ और ये अलग अलग टुकड़ों में बट गया, जैसे कि आज आप देखते हैं। अगर हम बात करें अंगारा लैंड में से कौन से महाद्वीप बने और गोंडवाना लैंड में से कौन से महाद्वीप बने, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो बच्चों जो अंगारा लैंड है इसमें से कौन कौन बने? इससे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें से एशिया बना और इसमें से आपका यूरोप महाद्वीप बना। ये याद रखना। अंगारा लैंड के भाग कौन कौन है? ये सभी अंगारा लैंड के भाग हैं। गोंडवाना लैंड की अगर बात करें तो गोंडवाना लैंड में बना आपका, एक तो जो भारत है हमारा, ये वाला जो हिस्सा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, ये हिस्सा केवल ये, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। भारत भी एशिया में है, पूरा एशिया तो चला गया अंगारा लैंड में, लेकिन जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें आपका बना अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये सभी गोंडवाना लैंड के भाग थे। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे कौन कौन से थे आपका? तो देख लीजिए, गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे एशिया और अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका ऑप्शन ठीक आ जाएगा, ये ऑप्शन ठीक आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ये ऑप्शन ठीक? क्योंकि बच्चों इसमें एशिया लिखा हुआ है और अफ्रीका, लेकिन एशिया का जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग था और जो एशिया है पूरा ये आपका अंगारा लैंड का भाग था। यूरोप की अगर बात करें, यूरोप और एशिया दोनों अंगारा लैंड के भाग थे और ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका है ये गोंडवाना लैंड का भाग था। इसलिए आंसर बनता है आपका डी। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो कमेंट करें और जरूर पूछें। तो इस तरह की चीजें थी बच्चों। ये था आपका अंगारा लैंड और ये था आपका गोंडवाना लैंड। और अगर बात करें पूरा का पूरा पेंजिया था, ये पूरा क्या था? पेंजिया। और ये जो ब्लू ब्लू आपको जल दिखाई दे रहा है ये था पेंथालसा। एक महासागर था प्राचीन समय में, एक महाद्वीप था। आज क्या है? 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राहत सुविधाओं के निर्माण और संशोधन का कारक नहीं रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन ए फैक्टर इन क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द इंडियाज लाइफ फ्यूचर। तो जो हमारा भारत है बच्चों, हमारा भारत कहीं पर पर्वत है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर तटीय मैदान है, कहीं पर द्वीप है। तो अलग अलग से है हमारा भारत, जो सरफेस है वो एकदम अलग अलग है ना। तो अब जो हमारे भारत का उच्चावच है, धरातल है, उसके निर्माण में किसने काम नहीं किया? तो आपको क्या लगता है जो जनसंख्या घनत्व है इसका कोई रोल नहीं है भारत के पर्वत, पठार, मैदान, झील आदि बनाने में। जबकि भूवैज्ञानिक संरचनाएं अपक्षय मीन्स कटाव, अपर्दन और निक्षेपण, कहीं पर कटाव कहीं पर फिर निक्षेप करना, कहीं पर डालना। नदियां कहीं से कटाव करके लेके आई, कहीं पर उसको डाल दिया, डेल्टा बना, कहीं पर नदियों ने काट दिया उसको तो घाटियां बनी। तो इन सभी ने जो हमारे भारत का धरातल है उसका निर्माण किया, लेकिन जनसंख्या के घनत्व या जनसंख्या का भारत के धरातल के निर्माण में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका कुमाऊं हिमालय को 2 नदियों के बीच में स्थित है, उनके नाम क्या हैं? कुमाऊं हिमालयस आर सिचुएटेड बिटवीन 2 रिवर्स, व्हाट आर देयर नेम? तो क्या आप जानते हैं जो हमारा हिमालय पर्वत है उसका क्लासिफिकेशन, उसका विभाजन बच्चों 2 आधारों पर किया गया है। एक तो धरातल या निर्माण के आधार पर और दूसरा राज्यों के आधार पर। किसके आधार पर? राज्यों के आधार पर। तो राज्यों के आधार पर अगर बात करें, जो हिमालय पर्वत है वो बटा हुआ है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय।
और असम। अगर बात करें पंजाब हिमालय, अब ये कुमाऊं हिमालय के बारे में पूछा है, कोई भी हिमालय पूछ सकते तो याद कर लीजिए। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी, सिंधु और सतलज नदी के बीच का। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली, सतलज व काली। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय तीस्ता व दिहांग के बीच में। और दिहांग का मतलब क्या होता है? अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, तो कुमाऊं हिमालय पूछा गया तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में, तो कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को आप बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। अब देखिए बच्चों, हिमालय की और पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? वो है नेपाल में। नेपाल में है। तो अब आपसे भी तो पूछ सकते हैं माउंट एवरेस्ट चोटी किन नदियों के बीच में है? तो माउंट एवरेस्ट चोटी काली और तीस्ता नदी के बीच में है। यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए और एग्जाम में क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए हर रोज प्रैक्टिस बेहद ज़रूरी है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है शेयर जरूर करें, लाइक करें, क्योंकि यही आपकी गुरुदक्षिणा है, और रेगुलर पढ़ें। और अपने सिलेक्शन के बाद इस चैनल पर आकर जरूर बताना है आपको, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब में दोआब और आब का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोआब एंड आब इन पंजाब? तो क्या आप जानते हैं ये भी आपकी एक नदी है और ये भी आपकी एक नदी है। ये नदी फ्लो करती है, ये नदी फ्लो करती है। इसके जो बीच की भूमि है, इसके बीच की जो भूमि है उसको ही क्या कहा जाता है? उसको ही बच्चों दोआब कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? पंजाब में दोआब का अर्थ होता है भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। पंजाब मैदान का निर्माण किया सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने मिलकर। और सबसे ज़्यादा अगर दोआब की बात करें, दो नदियों के बीच के मैदान की बात करें, तो आपको पंजाब में ही देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सिंधु नदी, ये आपकी सिंधु नदी, और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन सब नदियों ने मिलकर पंजाब में दोआब का निर्माण किया है। तो क्वेश्चन अभी ये आया है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पंजाब में दोआब का मैदान किन नदियों ने मिलकर किया? तो आप बता देना। तो ये सभी नदियां हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियों ने। इनके नाम भी हैं बिस्ट, बारी, रचना, चाच, सिंध, दोआब के नाम हैं। ये सब दोआब आपको कहाँ पर मिलेंगे? बिस्ट, बारी, रचना, चाच, सिंध, ये आपको मिलेंगे पंजाब में, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। तो आपके लिए नया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदानों का भाग नहीं है? तो सबसे अगर हम पहली बात करें, भारत का जो आप पता ही अभी आपको बताया, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं, थार मरुस्थल भी है, तटीय मैदान भी हैं, द्वीप भी हैं। तो भारत में आपको हर तरह की स्थलाकृति पाई जाती है। तो भारत में जो मैदान है, एक तो विशाल मैदान है, ग्रेट प्लेन है, जिसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी ने मिलकर किया। और तटीय मैदान हम इसको किसको बोलते हैं? तटीय मैदान हम बोलते हैं जो मैदान समुद्र से लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छे मैदान तो नहीं है, लेकिन मैदान की श्रेणी में ही आते हैं। जो यहाँ पर हिस्सा है, ये विशाल मैदान बहुत अच्छा मैदान है। तो अब बात करते हैं, ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान। कौन सा है आपका? ये पूर्वी तटीय मैदान और ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तो ये पूर्वी तटीय मैदान और ये पश्चिमी तटीय मैदान। तो अब होता क्या है बच्चों के, इन मैदानों के भी नाम रखे गए हैं। तो जैसे ये मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। ये गुजरात मैदान, कोंकण, कन्नड़ और ये आपका मालाबार। पूर्वी तटीय मैदान 3 बड़े भाग में बटा हुआ है, उत्कल मैदान, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल ठीक है। तो इस तरह ही जो दक्षिण भाग के मैदान हैं उनको हम तटीय मैदान, और तटीय मैदान आप देख लीजिए क्या क्या है, गुजरात मैदान, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। इस तरफ देखें तो उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, ये मैदान के नाम हैं। तो जो इसमें अब तो आप आंसर दे सकते हैं,
इसमें आपका है तराई। तो तराई किसी मैदान का नाम नहीं है, बल्कि तराई क्या है, तराई तटीय मैदान का नाम नहीं है, मैदान का नाम तो है लेकिन विशाल मैदान का भाग है एक तरह से। और यहाँ पर दलदल रहती है, यहाँ पर हिमालय की नदियाँ धरातल के ऊपर प्रकट होती है और यहाँ पर दलदल बन जाती है। तटीय मैदान का नहीं, विशाल मैदान का भाग है एक। नेक्स्ट, कौन सी भौतिक विशेषता मछली पकड़ने और बंदरगाह गतिविधि के लिए स्थल प्रदान करती है? विच फिजिकल फीचर प्रोवाइड साइट्स फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज। तो आप किन स्थानों पर मछली उत्पादन सबसे अधिक करेंगे और बंदरगाह, पोर्ट, जिनसे आयात निर्यात किया जाता है? तो वेरी सिंपल, आप बता देंगे मछली उत्पादन कहाँ पर होगा। सबसे पहले दोनों ही ये ठीक है, तटीय मैदान हो और द्वीप हो, क्योंकि द्वीपों पर भी मछली उत्पादन अधिक होगा और जब कटे फटे तट होंगे तब भी। तो इसका आंसर बन जाएगा बोथ। जब समुद्र के पास जो तट है, क्षेत्र है, वहाँ पर कटे फटे तट हो, कोहरा हो, ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ों पर आपको मछली का उत्पादन अधिक देखने को मिलेगा। चलिए, समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर नहीं आया तो कमेंट करें, अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें। रेगुलर पढ़ें, इसी साल अपना सिलेक्शन करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, रेगुलर रहिए राइज स्मार्ट हिंदी पर। चलिए, निकिल और आयरन के मुख्य घटक इनमें से क्या है? निकिल एंड आयरन आर द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो निकिल और आयरन किसके मुख्य घटक है? पृथ्वी के केंद्र के, पृथ्वी की ऊपरी सतह के, या फिर मेंटल के? तो आप जानते हैं पृथ्वी की जो परतें हैं, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, सबसे ऊपर में है आपका क्रस्ट, फिर दूसरी परत है आपका मेंटल, और फिर आपकी कोर। ठीक है, तो जो कोर है पृथ्वी का, जो केंद्र है पृथ्वी का, ये हिस्सा, तो ये किस किस का मिलकर बना हुआ है? तो क्या आप जानते हैं ये निकिल और आयरन, निकिल और आयरन का ही बना हुआ है। तो आप इसका आंसर करेंगे पृथ्वी का केंद्र या पृथ्वी का कोर। ठीक है, तो ये जो कोर है ये निकिल और आयरन की बनी हुई है। वैसे ज्योग्राफर्स और साइंटिस्ट के बीच में विवाद है कि पृथ्वी का केंद्र पिघली हुई अवस्था में है, सॉलिड में है, क्योंकि अभी पूरा जो विज्ञान है, पूरी चीज़ें वो नहीं हो पाई हैं, तो थोड़ा डिस्प्यूट तो चलता ही है। कई बार पूछ भी लेते हैं एग्जाम में कि पृथ्वी की किस परत को लेकर विवाद है। तो किस परत को लेकर विवाद है? केंद्र को लेकर। चलिए, तो देख लीजिए, ये आपकी कोर, ये निकिल और फेरस का बना हुआ है, लोहे का, ये क्रस्ट, मेंटल, कोर, अलग अलग 3 परतें हैं, भूकंपीय तरंगों के आधार पर ये बटी हुई हैं। चलिए, समझ में आ रहा है ना बच्चों? नहीं आया तो कमेंट करें, आ रहा है तो भी कमेंट करें, याद करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का आपस में बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए चलिए नेक्स्ट, किस काल को मछलियों का युग कहा जाता है? विच पीरियड इज कॉल्ड एज द एज ऑफ फिशेस। तो आप किस काल को मछलियों का युग कहेंगे? क्या आप जानते हैं बच्चों, पृथ्वी पर बहुत बदलाव हुए। जब पहले आग का गोला थी, पृथ्वी जैसी है वैसी नहीं थी, तो पृथ्वी पर जितने भी बदलाव हुए, तो पृथ्वी का भी एक समय है, पृथ्वी की उत्पत्ति भी हुई है, पृथ्वी का भी अपना समय है। तो पृथ्वी के समय को अलग अलग कालों में, अलग अलग युगों में बांटा गया है। तो जब पृथ्वी पर मछलियों की उत्पत्ति हुई, तो उस युग को हम बोलते हैं डिवोनियन युग। उसको हम क्या बोलेंगे? डिवोनियन युग। जैसे अगर बात करें आधुनिक जो समय है, जो अब टाइम चल रहा है ज्योग्राफिकल दृष्टि से, उस समय का नाम है होलोसीन पीरियड, होलोसीन युग। और जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई तो वो ओलिगोसीन काल था। जब पृथ्वी पर पहली बार कार्बन बना, वो कार्बोनिफेरस काल था। ठीक है, तो जब पृथ्वी पर मछलियों का उत्पत्ति हुई तो वो थी आपकी डिवोनियन काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किस भू आकृति से संबंधित है? रिफ्ट वैली इज एसोसिएटेड टू विच अमोंग द फॉलोइंग लैंडफॉर्म। तो जो रिफ्ट घाटी बनती है वो नदी स्थलाकृति है, ग्लेशियल है, टेक्टोनिकल है, या फिर कास्ट स्थलाकृति है। तो आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पर हिमनद, पवन, भूमिगत जल बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, और कुछ जो पृथ्वी की आंतरिक हलचल है उनकी वजह से भी हमारी पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो क्या आप जानते हैं जो रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट वैली है, वो टेक्टोनिक लैंडफॉर्म्स है, टेक्टोनिक या विवर्तनिक स्थलाकृति है, क्योंकि जब पृथ्वी के अंदर हलचल होती है और उससे क्या होता है, दरारें पड़ जाए, घाटी बन जाए, तो ये आपकी रिफ्ट घाटी। तो जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से धरातल फट जाए, भ्रंश पड़ जाए, तो वह घाटी का रूप लेगी। तो जब घाटी
किसके द्वारा? पृथ्वी की आंतरिक हलचल के द्वारा बने, तो उसको बोलेंगे हम रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी, भ्रंश के पड़ने से। और वैसे तो नदियाँ भी घाटी बनाती हैं, ग्लेशियल भी घाटी बनाते हैं। जो नदी है वो वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी बनाती है। हिमनद, जिसको आप बर्फ भी बोलते हो, वो यू आकार की घाटी बनाती है। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक हलचल भी पृथ्वी के धरातल पर घाटियों का निर्माण करती है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी पवन नहीं है? तो क्या आप जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी पर पवन चलती है, जो आपको बड़ा सुहाना कर देती है, तो जो पवन होती है वो अलग अलग तरह की होती हैं। मुख्य रूप से पृथ्वी पर जो चलने वाली पवन है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? स्थायी पवन, एक तरह से जिसको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, ग्रहीय पवनें। फिर आपका मौसम के अनुसार बदलने वाली जो दिशा है उसके उस पर सीजनल विंड्स, मौसमी दशाएं। और कुछ पवनें होती है किसी किसी देश में कहीं कहीं पर कुछ कुछ दिन के लिए मिलती हैं, तो उसको स्थानीय पवन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा इनमें से कौन सी मौसमी पवन नहीं है? तो जो स्टेलाइजर पूर्वा पवन कौन सी? व्यापारिक पवन को ही पूर्वा पवन कहा जाता है। तो ये जो व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन और आपके पछुआ पवन, ये तीनों क्या है? ये सनातनी पवन है। ये तीनों ही सनातनी पवन। सनातनी मीन्स जो हमेशा रहता है, जो अभी अपनी कभी दिशा नहीं बदलता, सनातनी या ग्रहीय पवन इसको कहा जाता है। ये सभी हैं। और ये आपकी स्थल समीर, मानसून, समुद्री समीर, ये तो अपनी दिशा बदल लेते हैं मौसम के अनुसार, रात और दिन के मौसम के अनुसार भी, और जो सीजनल चेंज है उसकी वजह से भी बाकी अपनी दिशा बदल लेते हैं। लेकिन ध्रुवीय पवन, जिनको आप जो ये ठंडी पवन है, पछुआ पवन और ये आपकी व्यापारिक पवन, ये कभी अपनी दिशा नहीं बदलती। ये पूरी पृथ्वी पर चलती हैं, पूरे साल भर चलती हैं और सेम डायरेक्शन में चलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अफ्रीका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विच इज़ द हाइएस्ट वॉल्केनो इन अफ्रीका? तो क्या आप जानते हैं? किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है और किलिमंजारो अफ्रीका का पर्वत भी है। जब ज्वालामुखी के द्वारा मैग्मा निकलता है वो पर्वत में बदलता है, पठार में बदलता है। जैसे देखिए भारत का जो दक्कन पठार है ये भी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी भी अफ्रीका में और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका इज किलिमंजारो। ठीक है, आइए देखते हैं कहाँ पर है ये। तो ये है इसकी लोकेशन। यहाँ है आपका तंजानिया और केन्या के बॉर्डर पे इस वाली लोकेशन में आपको मिलेगी किलिमंजारो ज्वालामुखी या चोटी। तो अफ्रीका मतलब मध्य अफ्रीका से थोड़ा सा नीचे है, पूरा साउथ भी नहीं बोल सकते हो, तो मध्य अफ्रीका ही मान लीजिए आप इसकी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, जब गर्म और आर्द्र वायु पर्वत श्रृंखलाओं जैसे स्थल रूप अवरोधों से टकराती है तो वर्षा क्या कहलाती है? What is the rainfall when warm and humid air strike landform barriers such as mountain range cold? तो आप देखिए, जब ये है आपकी यहाँ पर आपका जल है, यहाँ से जलवाष्प ऊपर उठा और जब जलवाष्प ऊपर उठेगा और पर्वतों से टकराकर धरातल के या पृथ्वी के निचले भाग में ही संघनन की क्रिया के द्वारा बारिश शुरू कर दे और दूसरे स्थान पर बारिश ना हो। ये यहाँ तो बारिश हो रही है लेकिन आप देख रहे हैं पर्वत के इस तरफ बारिश नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। और पर्वत से टकराकर जब जलवाष्प कम ऊंचाई पर ही बारिश शुरू कर दें तो ऐसे होने वाली वर्षा को आप क्या बोलोगे? तो ऐसे होने वाली वर्षा को आप बोलोगे, याद रखना, आप बोलोगे उसको बोलोगे आप पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल। पर्वत की वजह से कम ऊंचाई पर ही पर्वत से टकराकर जलवाष्प संघनन की क्रिया प्रारंभ करते देती है। ऐसी वर्षा में पर्वत के एक तरफ बारिश होती है और पर्वत की दूसरी तरफ बारिश नहीं होती। इस तरफ जहां बारिश नहीं होती इसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र, रेन शेडो एरिया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो आप जानते हैं जो भारत है, भारत की नदियों को हमने 2 भागों में बांटा गया है। जो हिमालय से निकलती है वो हिमालय की नदियां या उत्तर भारत की नदियां, जो दक्षिण भारत के पर्वत पठार से निकलती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। तो इनमें से जो आपकी कृष्णा नदी है वो प्रायद्वीपीय नदी है।
जो कृष्णा नदी है ये दक्षिण भारत की नदी है जो निकलती है पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर की पहाड़ी से और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। जबकि गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदी है। ये दोनों गंगा की सहायक नदी हैं और ये दोनों ही उत्तर भारत की नदी हैं। सतलुज आपकी सिंधु की सहायक नदी है और ये भी उत्तर भारत की नदी है। जबकि कृष्णा, कावेरी, महानदी, लूनी, साबरमती, ताप्ती ये सभी क्या हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं। जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु इन सब की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, धनसिरी, कपोली, तिस्ता, मानस, लोहित और आपकी ये गंगा की कौन सी आ जाएंगी, रामगंगा, गोमती, कोसी, गंडक ये सभी उत्तर भारत की नदियां हैं। चलिए तो याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो ही बच्चों आगे बढ़ोगे और आप आगे अपने जीवन में बढ़ोगे, हमारी ऐसी पूरी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया? जब भारत में आप बिजली उत्पादन करते हैं तो सबसे कच्चा माल, जो सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है वो है आपका कोयला। अब ये मत बोलना खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये सब भी हैं, लेकिन भारत में और इवन पूरे विश्व में सबसे पहले हमें कोयला मिला और हमने ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर ही जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जितने भी बड़े बड़े डैम हैं, जितने भी बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोडक्शन हाउस हैं वो सभी हमने वहीं पर स्थापित किए जहां पर कोयला है। ठीक है, तो हम ऊर्जा के रूप में सबसे ज़्यादा मात्रा में आज भी कोयले का ही प्रयोग करते हैं। बेशक ऊर्जा के नए नए संसाधन आ चुके, लेकिन वो बहुत महंगे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा अभी विकसित नहीं हुई है और वो बिल्कुल अभी मतलब सभी उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कोयले के द्वारा ही सभी देशों में सबसे अच्छा कोयले का जो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा मात्रा में कच्चा माल प्रयोग किया जाता है। तो ये थी बच्चों आपकी क्लास। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर हर रोज़ आपको मेरी क्लास मिलती है। कब? 5 PM पर आपको मेरी क्लास मिलेगी इस चैनल पर। डेज की अगर बात करें, टाइम याद रखना 5 PM। डेज की अगर बात करें तो वीक के लास्ट 3 डेज, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन आपको मेरी हर रोज क्लास मिलेगी। तो सारे बच्चे लाइव जरूर रहा करें। तो वैसे आपको लाइव क्लास मिलेगी, कभी कभी जब छुट्टियां होती हैं तो आपके लिए रिकॉर्ड क्लास हो जाती है। बाकी आपको हर रोज इस चैनल पर सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस सब सारी क्लासेस तो मिलती हैं। तो अच्छे से पढ़ें, ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा उठाएं, अपने घर बैठ के बिना थके, बिना पैसे खर्च किए अच्छे से पढ़ें, जीवन में आगे बढ़ें और अपने पेरेंट्स के और अपने सपनों को साकार करें। इसी के साथ साथ आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से राइस स्मार्ट का ऐप भी, जहां पर आपके लिए कंप्लीट SSC सॉल्यूशन बैच स्टार्ट हो चुका है। उस कोर्स में, वो पेड कोर्स है बच्चों, उस कोर्स में आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और जो हमारा नंबर है 8282270999 इस नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिए और बाकी आपको ऐप में भी सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं TB500 तो TB500 कोड को यूज़ करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में काफ़ी डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए बच्चों, हम मिलते हैं कल फिर 5 PM पर। सभी अपने दोस्तों के साथ लाइव जरूर आइए, ग्रुप में स्टडी कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। थैंक यू।